Hello everyone, welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore and I am back again with another video on environmental sciences. आप जानते ही हैं हम environmental sciences पढ़ रहे हैं जो बीटेक, बीकॉम, बीएससी और कई दूसरे कोर्सेज में कॉमन है। इसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 लिथोस्फीयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। लिथोस्फीयर जितना भी सॉलिड पार्ट है अर्थ का वो लिथोस्फीयर है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लैंड ये सब कुछ कवर्ड है इन लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर हम पढ़ेंगे, इसके अलावा हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अर्थ को कितने पार्ट्स में, कितने स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, हर पार्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक फिगर है ना, इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अर्थ का जो ये इनर कोर जो है सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, फिर ये एक स्टिफ मेंटल है ना, स्टिफर मेंटल है। ये जो है ये एथेनोस्फेयर है, ये रिजिड मेंटल है, ये आइस कैप है, ठीक है। जो बाहर वाला जो पोर्शन है ये क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट से ओशन है, एटमॉस्फेयर है एंड हाइड्रोस्फेयर है, ठीक है। पार्ट्स को हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आपको पता ही है कि अर्थ डिवाइड किया गया है कोर, मेंटल एंड क्रस्ट में। जो इनर मोस्ट पार्ट है वो है कोर, उसके बाहर है मेंटल यानी सेंटर वाला, और जो बाहर वाला जो डिवीजन है वो है क्रस्ट, ठीक है। ये डिविजन बेस्ड है कॉम्पोजिशन के ऊपर। क्रस्ट जो है वो बाय मास अर्थ का सिर्फ 1% से भी कम पोर्शन बनाता है, और इसमें ओशन का क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ऑफन इसमें बहुत सारी फेल्सिक रॉक्स हैं। जो मेंटल है वो हॉट है, और इसमें अर्थ के मास का करीब 68% जो भाग है वो मेंटल है। फाइनली जो कोर है अंदर जो है कि पूरा मोल्टन आयरन है, और कोर जो है वो अर्थ के मास का 31% बनाता है, ठीक है। लिथोस्फीयर एंड एथेनोस्फीयर जो है ये एक तरह की डिविजन्स हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। लिथोस्फीयर जो है वो बना है क्रस्ट से एंड अपर मेंटल वाले पोर्शन से, ठीक, और ये काफी ब्रिटल है और रिजिड सॉलिड है। ऑन द अदर हैंड जो एस्थेनोस्फीयर है ये पार्शियली मोल्टन अपर वाला मेंटल का मटेरियल है, और ये काफी प्लास्टिक है इन नेचर, और ये फ्लो कर सकता है, ठीक है। देखते हैं क्रस्ट क्या है। अर्थ का जो आउटर सरफेस ये आपको मालूम है उसे क्रस्ट कहते हैं। ये ठंडा है, कोल्ड है, थिन है, ब्रिटल है, और ये रॉक से बनी हुई एक शेल है, ठीक। क्रस्ट बहुत ही थिन है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। क्रस्ट जो है वो बेसिकली दो तरह की है, और दोनों ही की अपनी अलग अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो ओशनिक क्रस्ट है ये मैग्मा से बनी है। मैग्मा जो सी फ्लोर पे इरप्ट होता है, जो क्रिएट करता है बेसाल्ट लावा, जो फ्लो करता है, फ्लो डाउन करता है, और जो डीपर डाउन जाके ये कूल हो जाता है और इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, इसको गैब्रो कहते हैं। जो सेडिमेंट्स हैं ज्यादातर मड्स के हैं या फिर टाइनी सी क्रीचर के शेल से बने हुए हैं। ये सी फ्लोर को कोट करते हैं, है ना, सी फ्लोर पर एक कोटिंग बनाते हैं। सेडिमेंट्स जो है वो थिकेस्ट है शोर के पास। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये सभी तरह की डिफरेंट तरह की इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के बना हुआ है। जो ग्रेनाइट, जो एवरेज कॉम्पोजिशन है वो है ग्रेनाइट, और ये काफी कम डेंस है देन मैफिक इग्नियस रॉक्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये हायर रहती है, मेंटल के ऊपर रहती है देन ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो लो है और ये बहुत थिक है, ठीक है। जब इसमें पानी भर जाता है ना तो ये बेसन्स जो है वो प्लैनेट के ओशन बना लेते हैं। लिथोस्फीयर जो है ये आउटर मोस्ट मैकेनिकल लेयर है जो काफी ब्रिटल है और रिजिड सॉलिड की तरह बिहेव करती है, और लिथोस्फीयर करीब 100 किलोमीटर थिक है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है? 100 किलोमीटर की थिकनेस है इसकी। लिथोस्फीयर की डेफिनेशन बेस्ड है इस चीज पे कि कैसे अर्थ मटेरियल बिहेव करता है, तो इसलिए इसमें क्रस्ट भी इंक्लूडेड है, अपर मोस्ट मेटल भी इंक्लूडेड है, और ये दोनों ही ब्रिटल हैं।
क्योंकि ये रिजिड और ब्रिटल है, जब भी इसमें स्ट्रेस आता है तो ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और उसी को हम अर्थक्वेक की सिचुएशन कहते हैं, तब हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हम करते हैं। मेंटल को देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मेंटल ये है, पहली बात तो ये है कि सॉलिड रॉक से बना हुआ है, दूसरा ये है कि ये हॉट है। मेंटल हॉट है मोस्टली बिकॉज ऑफ हीट कंडक्टेड फ्रॉम द कोर। कोर से जो ये हीट कंडक्ट कर रहा है उस वजह से मेंटल हॉट है। कन्वेक्शन जो प्रोसेस है मटेरियल की, जो मूव एंड फ्लो करती है, वो डेवलप कर सकती है यहाँ पे कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन मेंटल में बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि कन्वेक्शन एक स्टोव पे रखे हुए पॉट में होता है। हमने स्कूल में पढ़ा है, स्टोव पर पॉट में अगर आप पानी गर्म करते हैं, कोई भी लिक्विड गर्म करते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड नीचे से ऊपर तक कैसे गर्म होता है, कन्वेक्शन करंट से। पहले लोअर लिक्विड गर्म होता है, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठंडा लिक्विड नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इस तरह से इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। और इस तरह से पूरा जो लिक्विड है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस जो है वो मेंटल में भी होती है। जैसे जैसे कोर मेंटल मटेरियल का जो नीचे वाला लेयर है उसको हीट करती है, वैसे वैसे पार्टिकल्स बहुत तेजी से रैपिडली मूव करते हैं और इससे डेंसिटी इसकी कम हो जाती है और ये ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कोर। प्लैनेट का जो बिल्कुल सेंटर है, ठीक है ना, वो एक डेंस मेटालिक कोर है, मेटल का बना हुआ है ये। और ऐसे कैलकुलेशन से ऐसा पता चला है कि कोर जो है वो करीब 85% इसमें आयरन मेटल है और साथ में निकल मेटल है। निकल मेटल करीब 15% है और आयरन जो है वो 85% है। अगर अर्थ का कोर जो है वो मेटल नहीं होता तो प्लैनेट जो है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। फिजिक्स के प्रिंसिपल से हमें यही पता चलता है कि अर्थ का कोर अगर मेटल से नहीं बना होता तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। मेटल जैसे कि आयरन मैग्नेटिक है, लेकिन रॉक रॉक जिससे मेंटल और क्रस्ट बना है वो मैग्नेटिक नहीं है, वो मेटल नहीं है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉज करती है बाय कन्वेक्शन द लिक्विड आउटर कोर। आउटर लिक्विड कोर है, इसमें जो कन्वेक्शन हो रहा है ना, इसी से जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये बनती है, डेवलप होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स को ज्यादा कॉमनली हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। ये एक जायंट एंड इरेगुलर स्लैब है सॉलिड रॉक का, जो यूजुअली ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर दोनों से मिलके बना है। टेक्टोनिक प्लेट का साइज जो है वो काफी वेरी करता है। अब ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, पॉइंट ये है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो अर्थ के इंटीरियर सरफेस में हो रही है, इससे काफी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। और ये जो हीट है इससे टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से या तो दूर जाती है या पास आती है। टेक्टोनिक प्लेट्स की ये जो मूवमेंट है इसको टेक्टोनिक शिफ्ट भी कहते हैं और समटाइम्स इसको प्लेट मोशन भी कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिथोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है। लिथोस्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। अर्थ का जो बायोस्फीयर है वो पूरा रॉकी टेरेन की प्रेजेंस पर ही बेस्ड है, इसी कारण वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो जिससे लिथोस्फीयर बना है इसमें चेंजेस होते रहते हैं और यही लाइफ को सस्टेन रखता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग जो है इससे माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होता है, कभी कॉन्टिनेंट बनता है। वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स तो डेविस्टेटिंग है इन शॉर्ट टर्म, लेकिन ये फर्टाइल लॉन्ग टर्म में देखें तो ये फर्टाइल सॉइल को राइज करते हैं और फर्टाइल लैंड को जन्म देते हैं इन लॉन्ग टर्म। ये जो फर्टाइल लैंड है ये हेल्प करता है नया वेजिटेशन और लाइफ को ग्रो करने में, है ना। और वो जो वेजिटेशन और लाइफ है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए जरूरी है। तो इस तरह से ओवरऑल ये लाइफ को सपोर्ट करता है। जो बायोटिक रिमेन्स जो लिथोस्फीयर के अंदर बरी हो जाते हैं, है ना, और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमें मालूम है इससे कोल बन जाता है, नेचुरल गैस बन जाता है, ऑयल बनता है जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल से ही हम पावर जनरेट करते हैं, ये भी हमें मालूम है। तो आप देख रहे हैं सारी चीजें किस तरह से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। लिथोस्फीयर बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स एंड एलिमेंट्स का एक सोर्स है, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिथोस्फीयर में मिलते हैं।
ह्यूमन बीइंग्स इन मटेरियल्स को यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, मशीन बनाने में, टूल्स बनाने में, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। लास्टली अगर हम देखें तो लिथोस्फेयर जो है, उसके साथ साथ हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एनिमल लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं अर्थ पे। ठीक है, तो ये लेयर क्या करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स इस न्यूट्रिएंट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और ये ग्लूकोज फिर हायर एनिमल्स ले लेते हैं टू सर्वाइव, है ना। हम जानते हैं ना, ऑटोट्रोफ्स फूड बनाते हैं, फिर हेटरोट्रोफ्स उन्हें ले लेते हैं। इस तरह से पूरी एक फूड चेन चलती है ना। फूड चेन्स मिलाकर फूड वेब बनाते हैं, और ओवरऑल ये एक इकोसिस्टम बनाता है ना। तो इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सॉइल। सॉइल एक मिक्सचर है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें मिनरल्स भी है, वाटर है, एयर है, ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स हैं, गैसेस हैं, काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जो लिविंग बींग्स, जो डेड लिविंग बींग्स रहते हैं, उनको डीके करते हैं, है ना, उन्हें डिकम्पोज करते हैं बेसिकली। ये जो है लैंड के सरफेस पर बनती है, और इसीलिए इसे अर्थ का स्किन कहते हैं। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज स्किन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉइल जो है वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत वाइटल है लाइफ के लिए ऑन अर्थ, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सॉइल में ही सारा फूड मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। सारे सब्जियां, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स सब सॉइल में ही होते हैं, जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। देखिए एक फिगर है, इस फिगर ने बताया है कॉम्पोजिशन ऑफ हेल्दी सॉइल। एक हेल्दी सॉइल कैसी होती है, एक हेल्दी सॉइल में करीब 25%, एक हेल्दी सॉइल में करीब 25% वाटर होता है, 25% एयर होती है, ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ 5% होता है, और मिनरल पार्टिकल्स 45% होते हैं। ठीक है, अब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के 4 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 4 मेन कंपोनेंट्स में एक होता है माइक्रोब्स 5%, फ्रेश रेसिड्यू होता है 10%, स्टेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है 42.5%, एंड एक्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल होता है 42.5%। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, SOM, सॉम। ये देखिए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब इस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के क्या क्या फंक्शंस हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन अगर हम देखें तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को एनर्जी देता है, ये न्यूट्रिएंट्स का एक रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये रेजिलियंस को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फिजिकल फंक्शन अगर हम देखें तो ये इंप्रूव करता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये वाटर रिटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, और ये सॉइल की थर्मल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करता है। ठीक है, केमिकल फंक्शन अगर हम देखें तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है सॉइल की, ये उसे इंप्रूव करता है, ये बफर चेंजेस करता है पीएच में, और कॉम्प्लेक्स कैटायंस को भी बनाता है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा है सॉइल प्रोफाइल, है ना। सॉइल क्या है, सॉइल जो है वो बहुत ही थिक सा एक लेयर है, और इसलिए ये जो सॉइल है ये बहुत सारे पार्ट से बनी होती है। सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये एक वर्टिकल सेक्शन है। अगर सॉइल प्रोफाइल जो है ये हमें सॉइल का स्ट्रक्चर को पढ़ने देता है। सॉइल प्रोफाइल बेसिकली डिवाइडेड है कई सारी होराइजन्स में। ये देखिए आप इस डायग्राम में, ऊपर का जो है ये ओ होराइजन है, जो मेन ऊपर की लेयर में दिखाई देती है ना, वो ओ होराइजन है। यहाँ पे ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है होराइजन ए, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं, फिर है बी होराइजन, सब सॉइल कहते हैं, सी होराइजन सी होराइजन पेरेंट मटेरियल है, और लास्ट है बी होराइजन बेड रॉक। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सॉइल प्रोफाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। सॉइल प्रोफाइल को एग्जामिन करके हमें सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में जो जरूरी जानकारी है वो मिल जाती है। ठीक है, जैसे जैसे सॉइल वेदर करती है,
तो और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है, सॉइल की प्रोफाइल जो है वो चेंज होती जाती है ना, यानी उसका जो कंटेंट है वो चेंज होता जाता है। सॉइल एक बहुत ही वाइटल पार्ट है अर्थ के फिजिकल लैंडस्केप का। सॉइल के हर लेयर की एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सॉइल प्रोफाइल हमको हेल्प करती है डिटरमिन करने में सॉइल का रोल को, और ये ऑल्सो हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में कि गिवन सैंपल जो सॉइल का है उसको दूसरे सॉइल सैंपल से डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प करती है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि इसका कलर, इसका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, थिकनेस और साथ साथ इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, सॉइल के लेयर्स हम देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल मैंने बताया आपको बहुत सारी अलग अलग लेयर्स से बनी है, इन लेयर्स को होराइजन्स कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होराइजन है इनको लेटर से डिनोट करते हैं। सबसे ऊपर रहता है ओ होराइजन, फिर ए, ई, बी, सी एंड आर। लेट्स सी व्हाट इज ओ होराइजन। ओ होराइजन टॉप सॉइल का बिल्कुल अपर वाला लेयर है जो मेनली ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। यहाँ पे ड्राइड लीव्स होती हैं, ग्रासेस, डेड लीव्स, छोटी छोटी रॉक्स, ट्विग्स, सरफेस पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, फॉलन ट्रीज और दूसरे डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे रहते हैं। ये जो है ये अक्सर ब्लैक ब्राउन या डार्क ब्राउन होती है कलर में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेनली इसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन रहता है। ठीक है, जो ए होराइजन है, ए होराइजन इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल। ये देखिए ये है आपका ए होराइजन। ठीक है, ये होराइजन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल में बहुत रिच होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज मटेरियल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। टॉप सॉइल काफी सॉफ्ट और पोरस रहती है और ये काफी एयर और वाटर को होल्ड करती है, जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए। इस लेयर में सीड जर्मिनेशन होता है और नए रूट्स प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये जो लेयर है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म होती है, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और यही लेयर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। ठीक है, इसके बाद आती है ई होराइजन। ये जो लेयर है इसमें ये बना है न्यूट्रिएंट से जो ओ एंड ए होराइजन से लीच आउट होकर नीचे आते हैं। ठीक है, और ये लेयर जो है ज्यादा कॉमन है फॉरेस्टेड एरियाज में। फॉरेस्ट वाले एरिया में ये लेयर ज्यादा पाई जाती है और इसका जो क्ले कंटेंट होता है ये काफी कम होता है। फॉरेस्ट कवर में जो वेल ड्रेन्ड प्रोफाइल्स होती हैं वहां पे जो लीच लेयर ई होराइजन है वो काफी थिक भी हो सकती है, और यहाँ पे सरफेस का जो इरोजन है वो मिनिमम भी हो सकता है। सॉइल जो है वो अलग अलग एरिया की जो होती है उसका प्रोफाइल अलग अलग होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं, और इसके जो कंटेंट होता है ये भी काफी डिफरेंट होता है। इसके बाद आती है बी होराइजन, ऑल्सो नोन एज सब सॉइल। ये एक सब सरफेस होराइजन है और ये टॉप सॉइल के जस्ट नीचे और बेड रॉक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये देखो, टॉप सॉइल के बिलो और बेड रॉक के ऊपर ये कंपैरेटिवली हार्ड रहता है और कॉम्पैक्ट रहता है देन टॉप सॉइल। इसमें काफी कम ह्यूमस रहता है, सॉल्युबल मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर ये कम मात्रा में होते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर सर्टन मटेरियल्स एंड मेटल सॉल्ट्स डिपॉजिटेड रहते हैं, लाइक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इस लेयर में काफी वाटर रहता है देन टॉप सॉइल, और ये लाइट ब्राउन रहती है इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के प्रेजेंस की वजह से इसका कलर लाइट ब्राउन रहता है। ठीक है, और काफी वाटर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद आता है सी होराइजन, ऑल्सो नोन एज पेरेंट मटीरियल, ऑल्सो नोन एज सेप्रोलाइट। इस लेयर में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है और ये ब्रोकन बेड रॉक से बनी है। इस लेयर को सेप्रोलाइट भी कहते हैं। जियोलॉजिकल मटेरियल इस जोन में प्रेजेंट जो रहता है, जो जियोलॉजिकल मटेरियल इस लेयर में रहता है वो सीमेंटेड रहता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके बाद आता है आखिरी में आर जोन, जिसे कहते हैं बेड रॉक। ये कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड लेयर है। डिफरेंट तरह की रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड लाइमस्टोन यहाँ मिलती हैं। और बेसिकली ये वो पेरेंट रॉक है जिससे एक्चुअली में सॉइल बनती है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर है रेड सॉइल की।
है ना, और ये मोली सॉइल की, ह्यूमस वाले सॉइल की। ठीक है, तो जो रेड सॉइल है इसको फेरल सॉइल कहते हैं, और जो ह्यूमस वाली है इसको मोली सॉइल कहते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये है फ्लूवी सॉइल, सेडिमेंट वाला है ये पोर्शन, और ये है एंडोसोल, ये वोल्केनिक इरप्शन से बनता है। ये इंडिया का जो सारी सॉइल टाइप्स हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ किस तरह की कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये दिखाया गया है इसमें। आप ग्राफ उसको पढ़ सकते हैं। ये वाला जो कलर है ये पूरी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये ब्लैक सॉइल है। ये जो ऑरेंज है ये रेड एंड येलो सॉइल है। जो पिंक वाला पोर्शन है ये लैटेराइट है। ठीक है, ये हल्का सा जो ये वाला है ब्लूइश टाइप का ये एरिड है। और ये जो पर्पल है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं। ठीक, अगेन ये पिक्चर्स है, अलग अलग तरह की सॉइल की पिक्चर्स मैंने रखी हैं आप लोगों के लिए। सॉइल प्रोफाइल क्या है हम समझ गए हैं। ठीक है, सॉइल में क्या क्या कंटेंट होता है, क्या इसका फंक्शन है, ये सब हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? अब ये जो सॉइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं पर जो जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है सॉइल में, इसी पर जो है रिलाई करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो यही सॉइल अगर पोल्यूटेड हो जाएगी, अगर इसमें अनवांटेड टॉक्सिक कंपाउंड्स ऐड अप हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा अगर सॉइल पोल्यूटेड हो गई है। तो जाहिर बात है कि जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वही प्लांट्स ले लेंगे एज अ न्यूट्रिएंट, है ना, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वही प्लांट्स वही क्रॉप जो हम कंज्यूम करेंगे, तो ये हमारे ऊपर कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा, कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, ये हम समझ सकते हैं, है ना। तो सॉइल पोल्यूशन क्या है? इट इज बिल्ड अप इन सॉइल्स ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स। बेसिकली जब सॉइल में परसिस्टेंटली प्रेजेंट हो जाते हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल्स, salts, radioactive materials, disease causing माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है प्लांट ग्रोथ पे और एनिमल हेल्थ पे। ठीक है, तो हम कहते हैं इस कंडीशन को सॉइल पोल्यूशन। सॉइल क्या है मालूम है? इट इज थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो अर्थ के रॉकी सतह को कवर करता है। ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकेड रिमेन से आता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड रहता है डार्क अपर मोस्ट टॉप साइल वाले पोर्शन में। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो रॉक फ्रेगमेंट से बना है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग हुई है बेड रॉक, उससे बना है। प्रोडक्टिव सॉइल बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए, तभी वर्ल्ड में प्रॉपरली फूड सप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर सॉइल प्रोडक्टिव नहीं है, सॉइल में प्रॉपर फर्टिलिटी नहीं है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेट्स सी द जनरल कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। जनरली सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे सॉइल पोल्यूट होती है। नंबर 1, सीपेज फ्रॉम लैंडफिल। ये हम जानते ही हैं कि जो वेस्ट होता है, वेस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है लैंडफिल। इसमें बड़े बड़े गड्ढे बना के और सारा जो शहर का वेस्ट है उसको वहां डंप कर देते हैं, है ना, और उसको सड़ने देते हैं। तो इस लैंडफिल से जो नीचे लीचेट बनता है, जो बहुत ही डर्टी और हार्मफुल लिक्विड होता है, वो लिक्विड अगर सीप करके सॉइल में मिक्स हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्री से जो वेस्ट सॉइल में या लैंड पे ऐसे ही डिस्चार्ज कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है कंटेमिनेंट्स का। इससे बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स, टॉक्सिक कंपाउंड्स सॉइल में आ जाते हैं। इसके अलावा सॉइल में कहीं भी किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से कंटेमिनेटेड वाटर अगर परकोलेट करते हुए आता है सॉइल में, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स जो होती हैं, अगर ये एक्सीडेंटली रप्चर हो जाती हैं, फूट जाती हैं, तो इससे भी जो सॉइल है वो पोल्यूट होती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, ये सब क्या है? सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हार्मफुल हैं टू पेस्ट। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में यूज किए जाएं तो जो सॉइल में जो जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उनको भी किल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट सीपेज है, जितना भी सॉलिड वेस्ट इंट्रोड्यूस होता है लैंड में, वो सड़ता है, डीके होता है, उसका जो सीपेज है वो भी जाकर सॉइल में एड अप हो जाता है।
कुछ कॉमन कॉजेज हम देख लेते हैं पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड सॉल्वेंट्स। ये सब हमने अभी अभी पढ़े हैं। ये मेन कॉजेज हैं ऑफ सॉइल पोल्यूशन। लेट्स सी व्हाट आर इनऑर्गेनिक टॉक्सिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक रेसिड्यूज जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में मिलते हैं, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम कॉज करते हैं जब बात आती है डिस्पोजल की। इनमें बहुत टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जिनकी हाई पोटेंशियल होती है फॉर टॉक्सिसिटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनिक फ्लोराइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा सॉइल को पोल्यूट करते हैं। फ्लोराइड्स एटमोस्फेयर में मिलते हैं फ्रॉम सुपर फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम, स्टील एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होती है बाय फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स, जो सॉइल को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। जब सॉइल बहुत एसिडिक हो जाती है तो इससे लीफ में इंजरी होती है और ये वेजिटेशन को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा कॉपर, मर्क्यूरी, कैडमियम, लेड, निकल, आर्सेनिक, ये एलिमेंट्स भी सॉइल में अक्यूमुलेट हो जाते हैं अगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से या माइन से या सीवेज के थ्रू सॉइल में आ जाते हैं तो ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं और ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं। कुछ फंजिसाइड्स में कॉपर एंड मर्क्यूरी होता है, ये भी सॉइल पोल्यूशन में एड अप करता है। जो ऑटोमोबाइल का स्मोक आता है इसमें लेड रहता है, ये भी सॉइल में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऑटोमोबाइल से जो स्मोक आती है इसमें लेड होता है, ये सॉइल पार्टिकल्स इस लेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये प्लांट्स के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। और इस टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बिल्डअप करके, यानी सॉइल में अगर लाइम ऐड कर दें, सॉइल को अल्कलाइन रखें, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो वेरियस तरह के पोल्यूशन हैजार्ड्स कॉज करता है। जो डोमेस्टिक गार्बेज है, म्युनिसिपल सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सब जब छोड़ दिए जाते हैं ना ऐसे ही इम्प्रॉपरली डिस्पोज किए जाते हैं, तब ये बहुत ज्यादा हेल्थ इफेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसमें बोरेट्स रहते हैं, फॉस्फेट्स रहते हैं और डिटर्जेंट्स भी रहते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। ये भी सॉइल को पोल्यूट करते हैं, बहुत ही हार्मफुली इफेक्ट करते हैं। अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये इफेक्ट करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को, और मेन कंटामिनेंट्स इनमें होते हैं फिनॉल्स एंड कोल। तो इन्हें अगर प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टॉस, कंबस्टिबल मटेरियल, गैसेस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल, ये सारे भी कंटामिनेंट्स हैं जो सॉइल में मिलते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, स्टोनशियम, ये भी डेंजरस सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। स्टोनशियम का जो फॉलआउट्स होते हैं, जो बचे हुए रिमेन्स होते हैं, ये सॉइल में पहुंच जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं इन सेडिमेंट्स। जो डीकंटामिनेशन प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली क्रॉपिंग कर सकते हैं और चीलेट अमेंडमेंट को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जो बाकी लिक्विड वेस्ट हैं जैसे कि सीवेज स्लज एक्सेट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ऑफ सॉइल प्रॉब्लम्स। लेट्स सी व्हाट इज सीवेज स्लज। सॉइल पोल्यूशन अक्सर होता है बाय अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड दूसरे लिक्विड वेस्ट जो डोमेस्टिक सोर्स से आते हैं, घरों से आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं जिसमें बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स जो एनिमल हस्बेंड्री से भी आते हैं, इरिगेशन वाटर के ड्रेनेज से भी आते हैं और अर्बन शहरों के रन ऑफ से भी आते हैं। अगर इरिगेशन सीवेज वाटर से किया जाए या सीवेज वाटर उसमें ऐड हो जाए तो इससे इरिगेटेड सॉइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं लीचिंग, चेंजेस इन ह्यूमस कंटेंट, पोरोसिटी एक्सेट्रा। लीचिंग यानी जो जरूरी मिनरल्स हैं वो अगर सॉइल से निकल जाते हैं, बह जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसको लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो लीचिंग हो सकती है, ह्यूमस कंटेंट कम हो सकता है, पोरोसिटी चेंज हो सकती है, और ये सारे ही फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स को
प्लांट्स के सर्वाइव करने के लिए, जो प्लांट्स इसमें ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। केमिकल चेंजेस जैसे कि सॉइल रिएक्शन, बेस एक्सचेंज स्टेटस, सैलिनिटी यानी नमक का बढ़ जाना, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। केमिकल स्लजेस सॉइल को पोल्यूट करते हैं मेटल्स को अक्यूमुलेट करके, जैसे कि लेड, निकल, जिंक, कैडमियम। इससे प्लांट्स को फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। बताइए ये सभी जो एलिमेंट्स है, जो सब मेटल्स हैं, ये बहुत टॉक्सिक हैं प्लांट्स के लिए और इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हैं। हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, हेवी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी डेंसिटी 5 से ज्यादा होती है एलिमेंटल फॉर्म में, इन्हें कहते हैं हेवी मेटल्स और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर सॉइल। ये सॉइल में कहीं कहीं जाकर स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये बहुत लंबे समय तक वहां पे रिटेन्ड रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली रिटेन्ड रहते हैं ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोलाइड्स के ऊपर। ये एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सॉइल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और इनकी टिश्यूज में। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये ट्रेस अमाउंट्स में एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ट्रेस अमाउंट्स में। बहुत सारे अर्बन और इंडस्ट्रियल एरोसॉल्स, combustion of fuels, liquid and solid from animals, human beings, mining waste, industrial and agricultural chemicals जो हैं, ये सभी हेवी मेटल पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। हेवी मेटल पोल्यूशन की कैटेगरी में ये सभी आते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चरल सॉइल्स में हाउएवर एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है सेवरल वेज में, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स, सीवेज स्लज, फार्म स्लरीज एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स के इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से और हेवी मेटल्स की वजह से ये कंटामिनेट करते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चरल केमिकल्स के हेवी डोजेस, यानी अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इससे हेवी मेटल सॉइल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और ये सॉइल को कंटामिनेट करते हैं। ठीक है। कुछ फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं उनमें ट्रेस अमाउंट ऑफ कैडमियम होता है, ये भी जाकर सॉइल में अक्यूमुलेट हो जाता है और कैडमियम जो है बहुत ही टॉक्सिक है टू सॉइल एंड टू द प्लांट्स ग्रोइंग इन दैट सॉइल। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमें पता ही है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं सभी तरह के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पेस्टिसाइड्स बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एज ए रिजल्ट प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट हो जाती है। पेस्टिसाइड्स जो रैपिडली डिकम्पोज नहीं होते हैं, है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पेस्टिसाइड्स की जो रेसिड्यूज अक्यूमुलेट हो जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में, वो बहुत टॉक्सिक होते हैं फॉर सॉइल एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल माइक्रोब्स। पेस्टिसाइड्स जो सॉइल में लंबे समय तक रहते हैं वो वाटर स्ट्रीम के साथ मूव कर जाते हैं और फूड में चले जाते हैं और हेल्थ हैजार्ड क्रिएट करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पेस्टिसाइड्स खास तौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये रैपिडली डिग्रेड भी नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं और ये लंबे समय तक वहां पे रहते हैं और इफेक्ट कॉज करते रहते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक बहुत ही कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेस्टिसाइड्स के और ये सभी हेवी मेटल्स में आते हैं और ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। सॉइल पोल्यूशन का बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस हमारी हेल्थ पे होता है, ह्यूमन हेल्थ पे। क्रॉप्स एंड प्लांट्स जो पोल्यूटेड सॉइल में ग्रो किए गए हैं वो इन पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फाइनली हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में पास हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे छोटे मोटे या टर्मिनल इलनेसेस हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सच सॉइल जो है वो बॉडी का जेनेटिक मेकअप भी बिगाड़ सकती है। इससे कॉन्जेनाइटल इलनेसेस हो सकती हैं, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आसानी से ठीक नहीं हो सकते हैं, जो क्योर भी नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट ये पूरा एक लाइफ स्टॉक सिकन कर सकता है।
इनफैक्ट ये पूरा एक लाइफ स्टॉक को सिक कर सकता है कंसिडरेबल एक्सटेंट तक। इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सॉइल पोल्यूशन अगर बहुत लंबे समय तक रहे तो ये बहुत वाइड स्प्रेड फेमाइन करता है, जिससे प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी द इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किसी भी सिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है सॉइल के वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन से। भाई अगर सॉइल बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे कंटेमिनेट हो जाती है तो इससे पूरे सिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत सारे प्लांट्स अडेप्ट ही नहीं कर पाते हैं अगर बहुत जल्दी जल्दी सॉइल की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है। फंजाई एंड बैक्टीरिया जो सॉइल के पार्टिकल्स को साथ में रखते हैं बाइंड करके, ये इनकी कमी हो जाती है, ये मरने लग जाते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाता है। तो इससे एक सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम और हो जाती है, एक एडिशनल प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। टॉक्सिक केमिकल्स अगर सॉइल में प्रेजेंट हैं तो हम जानते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो सॉइल की यील्ड भी कम होगी, है ना, जो भी पैदावार है क्रॉप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। और यही कंटेमिनेटेड सॉइल में जब प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ऐसी सॉइल जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम है ना, या फिर उसमें पॉइजनस टॉक्सिक मेटल्स हैं, तो इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है पीपल को जो इसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। पॉइजनिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। सॉइल पोल्यूशन से अंडरग्राउंड वाटर भी सॉइल पोल्यूशन से अंडरग्राउंड वाटर भी जो है वो पॉइजन हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। क्योंकि ये वाटर जो है इसमें सॉइल के लेयर के नीचे रहता है ये, तो सॉइल में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो आसानी से पर्कुलेट करते हुए धीरे धीरे वाटर में जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वाटर जो कंजम्पशन एंड यूसेज के लिए अवेलेबल है हमारे पास वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के थ्रू, वहां पर भी ये पहुंच जाता है। जब ऐसा टॉक्सिक वाटर कंज्यूम करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिजीजेस जैसे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग और दूसरी डिजीजेस भी होती हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिक अंडरग्राउंड वाटर। ऑयल पोल्यूशन की क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है? सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकता है रिड्यूस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम से कम किया जाए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज किया जाए, पहला। दूसरा है रीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए, यानी पेड़ लगाए जाएं, है ना। तीसरा होता है रिसाइकल एंड रीयूज द प्रोडक्ट, ये तो आता ही है, जो हम 3R पढ़ते हैं उसमें तो ये आता ही है ना। इसके बाद है यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं सॉइल। इस तरह से सॉइल पोल्यूशन को बहुत ज्यादा हद तक जो है वो कम किया जा सकता है ना। तो सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ बहुत मुश्किल वाली कुछ बात है नहीं। एनवायरनमेंट वैसे भी काफी इजी है, अगर आप कंपेयर करें बाकी सब्जेक्ट से तो एनवायरनमेंट काफी इजी पड़ता है, और ये सभी चीजें हमने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ी हुई हैं, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Still, if you have any problem, you can post it out in the comment box and I will get back to you. Students, if you like my explanation, my video lessons, then do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.